तो आइए सबसे पहले शिरडी में साईं बाबा के दर पर आपको ले चलते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन पूजन किए। इस दौरान द्वारका माई में दर्शकों पुरानी गेहूं की बोरी रखने की भी परंपरा निभाई गई और भक्त भी इस अनूठी परंपरा के गवाह बने। इस पावन अवसर पर पूरे मंदिर में जय जय श्री राम और साईं बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई दी। रिपोर्ट देखिए। साईं दरबार में उत्सव और उमंग का माहौल है। लोग खुशियां मना रहे हैं। यहां रविवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर साईं बाबा के दरबार में भव्य राम जन्मोत्सव मनाया गया। कहा जाता है कि 1911 में पहली बार साईं बाबा ने अपनी कुटिया द्वारका माई में धूमधाम से रामनवमी मनाई थी। तब से यहां हर साल भव्य आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के तहत इस बार भी यहाँ रामनवमी का भव्य आयोजन हुआ और साईं दरबार में चांदी के पालने में रामलला को झूला झुलाया गया। बहुत भाग्यशाली रहे कि हमारा आज का प्रोग्राम बना और हमें बाबा के बहुत सुंदर दर्शन हुए और सबको देख के आसपास इतनी भीड़, इतने लोग, श्रद्धा, एनर्जी ही अलग है। आपको खुद को लगता है कि हम क्या मानते होंगे जो लोगों का मतलब पेशेंस देख के धूप में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं और इतने खुश हैं। साईं दरबार में पूरे विधि विधान के साथ काकड़ आरती की गई और गंगा जल से साईं चरण पादुका का अभिषेक किया गया। इस दौरान भक्तों का जोश और उत्साह भी देखते ही बना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन अवसर पर दर्शन पूजन के लिए साईं बाबा के दरबार में पहुंचे। शांति समृद्धि घर में बने रहे, हमारे आसपास वालों में बनी रहे और जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे। तो बाबा की कृपा हम सबके ऊपर रहे, इसीलिए आते हैं और इसीलिए प्रार्थना करते हैं, सब अपने लिए, सबके लिए, परिवार वालों के लिए, आसपास वालों के लिए, सबके लिए। इस शुभ अवसर पर द्वारका माई में गेहूं की नई बोरी रखने की परंपरा भी निभाई गई। यहाँ हर साल गेहूं की नई फसल का पूजन किया जाता है और फिर गेहूं से भरी बोरी द्वारका माई में रखी जाती है। ऐसे पालखी चलते यहाँ जो लोग ये पालखी चले या शिरडी जो भी है, जिस पालखी ने भी, हर एक तो बाबा ने कुछ दुष्टन दिया हुआ है। और ये लोग जो आते हैं पागल नहीं है, ईसाई के पागल क्यों बने हैं? जब उनको कुछ दिखाई दिया तो यहाँ आए दौड़ के। जब बाबा का चमत्कार देखते हैं तो लोग अपने आप आ जाते हैं यहाँ। साईं बाबा के दरबार में भक्तों की अटूट आस्था है। माना जाता है कि साईं बाबा भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देकर सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। शिरडी से नितिन मिरांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं रामनवमी के रंग। अयोध्या में रामनवमी काफी धूमधाम से मनाई गई और इस दौरान सबसे खास रहा सरयू तट पर हुआ दीपोत्सव। पहली बार रामनवमी के अवसर पर वहां दीपोत्सव का शानदार रिकॉर्ड बना, तो साथ ही साथ लोगों में रामोत्सव का खास उल्लास भी नजर आया। देखिए खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर जलते दीपों की ये कतारें दीपावली जैसा माहौल पेश कर रही हैं। वैसे तो लगातार हर साल दीपावली के अवसर पर सरयू नदी के घाटों पर दीपोत्सव के नए रिकॉर्ड कायम किए जाते हैं, लेकिन रामनवमी पर पहली बार यहाँ लाखों दिए जलाकर विशेष उत्सव मनाया गया है और एक नई रवायत शुरू की गई है ताकि त्रेता युग की अयोध्या नगरी की वैसी ही भव्य छवि पेश की जा सके जैसी श्री राम के जन्म और लंका विजय के बाद यहाँ उनकी वापसी के समय थी। और अयोध्या सजी है, संवरी है, जैसे कभी पौराणिक काल में भगवान के जन्म के समय सजी थी। नौमी माह वनमास पुनीता, सकल पक्ष अमृत विद्या, शीत न घाम और प्रभु राम ने जन्म लिया। तो ये आज वही क्षण है और मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोग भाग्यशाली हैं, उस अयोध्या में निवासी हैं जिस अयोध्या के बारे में प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद लौटते हुए पुष्पक विमान में ऊपर कहा था, अपने साथियों को बताया था, ये अयोध्या है। सुन कपीस अंगद लंकेशा,
पावनपुरी रुचिरिय देशा, जद्दब सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अयोध्या नगरी की यही महिमा है और श्री राम जन्मोत्सव यहाँ उत्सव का सबसे बड़ा अवसर है। यही कारण है कि इस बार रामनवमी पर भी अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई और सरयू नदी के घाटों पर 2.5 लाख से ज्यादा दीप जलाए। 2,51,000 दिए जलाए जा रहे हैं। राम जन्म भगवान लला के जन्मदिन के अवसर पर पहली बार ये शुरुआत हुई है और सरकार की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से ये बहुत गौरव का विषय है। 2,51,000 दिए हम लोग जला रहे हैं और अगले बार और इसे अच्छा किया जाएगा। श्री राम जन्मोत्सव के सुयोग पर सरयू के दोनों किनारों पर अभूतपूर्व दीपोत्सव की ये छठा निराली है। दिवाली के बाद अब यही अवसर आया है जब अयोध्या वासी और देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य प्रभु श्री राम के अवतरण के प्रति अपने उल्लास का भरपूर इजहार कर रहे हैं। अयोध्या इस समय लाइटों से जगमगाई है, दियों से जगमगाई है और यही वो दिए हैं जो दिखाते हैं कि अयोध्या वासियों को किस तरीके से अपने श्री राम प्रभु का इंतजार था और वो जन्म जब हुआ है उनका, तो इस खुशी के साथ ये दिए जलाए जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर पूरी तरह से राममय दिखी अयोध्या नगरी। एक तरफ शहर में श्री राम दरबार की झांकियां और शोभा यात्रा धूमधाम से निकली, तो दूसरी तरफ तमाम कलाकारों ने श्री राम जन्मोत्सव पर झूमते और नाचते हुए सोहर और बधाइयां गाकर खुशियों के माहौल में अनूठा समा बांध दिया। राम कई जनमवा सुफल होइगा राम, आजु भावा राम कई जनमवा सुफल होइगा राम। वो चलो छुई आई राम कई चरनावा, जनमवा सुफल होइगा राम। चलो छुई आई राम कई चरनावा, जनमवा सुफल होइगा राम। मिलजुल गावे के बधैया, बधैया गावा गावा सोहार हो, प्रभु राम जी के भैले जनमवा, जगत गाई सोहार हो। हमरे रामू जी के भैले जनमवा, जगत गाई सोहार हो। रामनवमी के शुभ अवसर पर सरयू तट पर खास आरती भी की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म का मुख्य उत्सव तो कल दिन में ही संपन्न हो गया, लेकिन इस मौके पर सजा धजा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर रात के वक्त शानदार लाइटिंग से जगमग दिखा। और ऐसा हो भी क्यों न, आखिरकार रामनवमी का ये संयोग फिर 1 साल बाद ही तो आएगा और दिवाली के अलावा वर्ष में यहाँ इससे बड़ा और कोई त्योहार भी तो नहीं है, तो दिव्य उत्सव मनाना लाजमी ही है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर राम लीला समिति की ओर से दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। शानदार रंगोली से लेकर तमाम रंग देखने को मिले। देखिए। देश भर में बड़े ही धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया गया। यूपी के बिजनौर में भी इस उत्सव की खास रौनक देखने को मिली। यहाँ रामलीला ग्राउंड बेहतरीन रोशनी में सराबोर नजर आया। इस मौके पर 1,01,000 दीप जलाकर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव के मौके पर क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचा। राम भक्तों ने उत्सव और उमंग के साथ दीप जलाए। न केवल श्रद्धालुओं ने यहाँ दीपोत्सव मनाया, बल्कि शानदार रंगोली भी बनाई, जिसके जरिए समाज की भलाई के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से जुड़े संदेशों को भी उकेरा गया। अयोध्या के बाद अब बिजनौर में भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर दीप उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम भजन की धुन और जगमग दीपों की रोशनी में श्रद्धालुओं का उत्सव देखते ही बन रहा था। बिजनौर की रामलीला समिति की ओर से इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राम भक्तों ने अपने आराध्य के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर सुख और समृद्धि की कामना के साथ दीप जलाए। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और देखिए, इसी क्रम में रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। पश्चिम बंगाल से लेकर भोपाल, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के संभल में भी शोभा यात्राएं तमाम निकाली गईं। शहरों में बड़े बड़े आयोजनों के साथ शानदार जुलूस निकाले गए। ये अलग अलग शहरों की तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पावन मौके पर भक्तों का उत्साह और उमंग कितना जबरदस्त है। हर तरफ रामलला के जयकारे और शोभा यात्राओं का दौर लगातार जारी रहा। इन यात्राओं के अलग अलग रंग हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। चंद्रपुर से लेकर ओडिशा के संबलपुर के ही धूमरी धाम से लेकर शोभा निकाली गई और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम अलग अलग शहरों के रंग आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जुड़े और तमाम शोभा यात्राएं निकाली गई। एक ही नारा, एक ही नाम सुनाई दे रहा था, जय श्री राम। और अब बात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की पदयात्रा की। जामनगर से द्वारका के लिए निकली अनंत अंबानी की पदयात्रा अब संपन्न हो चुकी है। सुबह लगभग 7 बजे वो पत्नी राधिका और मां नीता अंबानी के साथ द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ढोल नगाड़े झांझ बजीरे के साथ हनुमान चालीसा का पाठ, हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की जयकारे, भरपूर उत्साह और उमंग के साथ जो कारवां 9 दिन पहले जामनगर से निकला था, कुछ इस तरह द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की 9 दिन की तपस्या आखिरकार पूरी हो गई और 170 किलोमीटर की उनकी पदयात्रा का अंत भी हो गया। अनंत अंबानी सुबह 6:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया और देश भर के लोगों को भी धन्यवाद किया। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 9 दिन यानी 29 मार्च से अनंत अंबानी अपने घर जामनगर से रोज सुबह 4 बजे से सुबह 7:30 बजे तक पैदल द्वारकाधीश मंदिर की तरफ पदयात्रा करते थे। अंतिम दिन अनंत को पिछली मकाम से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन इस मौके पर उनका साथ निभाने के लिए उनकी धर्मपत्नी राधिका बच्चन और मां नीता अंबानी भी पहुंचे। उन्होंने अनंत के साथ कदम से कदम मिलाकर पदयात्रा में शिरकत की और द्वारकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन भी किए। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी घर से उनको ये दुआ देते रहे कि उनका पदयात्रा सफल हो, उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि आपकी उम्मीद हमारे साथ रही। थैंक यू। मन में भगवान के प्रति आस्था, जुबां पर भगवान का जयकारा और द्वारकाधीश के दर्शन की आस लिए अनंत अंबानी अपनी मां और पत्नी के साथ आगे बढ़ते गए। भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ही कही है कि 9 दिन तक रोज पैदल चलकर भगवान के आगे शीश झुकाने की आस लिए अनंत आगे बढ़ते गए। रास्ते में दुश्वारियां भी आई, लेकिन ना तो वो रुके और ना ही थके, क्योंकि उनकी पदयात्रा का मकसद अपने जन्मदिन से पहले भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करना था।
धूप और गर्मी से बचते हुए तड़के वो अंधेरे अनंत अंबानी की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का ये कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता, आम लोगों के साथ खास लोग भी इस अद्भुत यात्रा में शामिल होते गए। एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। हनुमान जी महाराज अनंत अंबानी की इस पदयात्रा के दौरान कई पड़ाव आए। कहीं आम लोगों ने बीच रास्ते में उनका स्वागत किया, तो कहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें कई उपहार भेंट किए। कहीं महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया, तो कभी पशुओं के प्रति अनंत का प्रेम भी झलका। यात्रा के 5वें दिन उन्होंने एक गाड़ी पर लदी ढेर सारी मुर्गियों की जान बचाई, जिन्हें बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। जहां भी रास्ते में गाय दिखी तो उसकी सेवा भी अनंत ने मन लगा कर की। अनंत अंबानी की ये पदयात्रा 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन द्वारकाधीश मंदिर में संपन्न हुई और अब माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है, जो वो द्वारका में ही मनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारा देश जितना विशाल है, यहाँ की संस्कृति और परंपरा उतनी ही विराट है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम उत्सव के रंग नजर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में गालो समुदाय के लोगों ने भव्य मोपेन उत्सव मनाया, जिसमें संस्कृति और परंपरा से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। संस्कृति और सभ्यता के इस देश में परंपराओं को जीवित रखने की ये छोटी सी मिसाल है। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले की हैं, जहां आलो में अरुणाचल प्रदेश की जनजाति गालो समुदाय की संस्कृति का प्रतीक मोपिन उत्सव मनाया गया। दरअसल मोपिन महाउत्सव अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे अच्छी फसल के लिए आभार के तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव को अप्रैल के पहले हफ्ते में अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपका मीडियम से मैं कहना चाहूँगा बच्चा लोग को, ये मोपिन है, ये फेस्टिवल है, अपना कल्चर मेंटेन करने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है इन फ्यूचर। ये कल्चर हम लोग का पूर्वों का 5-6 सालों 1000 सालों का चलते आ रहा है। उसमें इसको हम लोग आगे जब 5-6,000 ईयर भी आगे चलना है, जब तक दुनिया है तब तक ये कल्चर को मेंटेन रखना। जाहिर है ये उत्सव अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास है, जहां संस्कृति और परंपरा की अद्भुत झलक दिखाई पड़ती है। इस उत्सव में बड़ी संख्या में गालो समुदाय के लोग शामिल हुए और पारंपरिक वेशभूषा में पोपीर नृत्य भी करते नजर आए। हम लोग क्या करना है, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस कोड ये सब मेंटेन करके रखना है जितना हो सके। आज युवा अपने आप को ये महसूस करना है कि हम भी गालो, हम अपना मोपिन फेस्टिवल हम जारी रखेगा, जैसे भी जारी रखना है। मोपिन महाउत्सव गालो समुदाय के लिए न सिर्फ खेती से जुड़ा पवित्र त्योहार है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की सदियों पुरानी वो परंपरा है जिसे गालो समुदाय के लोग सांस्कृतिक उत्सव के तौर पर मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के आलो से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का क्रिकेट प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को जब भी समय मिलता है वो क्रिकेट खेलते हैं। जितने आक्रामक अंदाज से वो मंच से हिंदुत्व का प्रचार प्रसार लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वैसे ही क्रिकेट की पिच पर उनका ये नज़ारा देखने को मिलता है। अब उनकी क्रिकेट का नया वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें वो जमकर छक्के चौके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सभी सेवादार और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ये क्रिकेट मैच में भाग लिया और एक टीम में महाराष्ट्र पुलिस और निवासी सेवादार भी मौजूद रहे। दूसरी टीम यानी एमपी टीम में बाबा बागेश्वर महाराज, उनके सुरक्षाकर्मी और सेवादार थे। एमपी और मुंबई की दोनों टीमों में कुल 9 खिलाड़ी थे। ये मैच 6 ओवर्स का रहा। और अब बात उन शुभ समाचारों की जो सुविधा वाली हैप्पी जर्नी लेकर आए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले पैसेंजर्स की जल्द ही बल्ले बल्ले होने वाली है। इन पैसेंजर्स को अब एयरपोर्ट पर प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी लाइनों में लगने के लिए
मजबूर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अब चंद सेकंड में सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं रामेश्वरम को रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने नए पंबन पुल की सौगात दी है। भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन अतीत और भविष्य को जोड़ता है। इसके साथ ही दिल्ली हावड़ा रूट पर अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भागने वाली है, क्योंकि इसके ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं। इस गति से ट्रेनों को चलाने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा करने में कम समय लगेगा। वहीं चिनाब ब्रिज पर दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत दौड़ने के लिए तैयार है। 19 अप्रैल को पीएम चिनाब ब्रिज की सौगात देंगे और वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर अब चेकिंग की चिक पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दरअसल दिल्ली में एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लंबी कतारों से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब फटाफट सुरक्षा जांच की सुविधा शुरू होने वाली है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने ये जानकारी अब दे दी है। इसके लिए देखिए होगा ये कि देश के सबसे बड़े IGI एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक फुल बॉडी स्कैनर लगाया जा रहा है। अगले महीने यानी मई से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा और ट्रायल करीब 3 से 4 महीने तक यूं ही चलेगा। ट्रायल के लिए IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर 4 फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। फुल बॉडी स्कैनर तेज और असरदार तरीके से सुरक्षा जांच को अंजाम देगा। इससे यात्रियों की जांच प्रक्रिया सुगम हो जाएगी और समय की बचत भी होगी। फुल बॉडी स्कैनर से महज 3 सेकंड्स में किसी भी यात्री की जांच हो जाएगी। 1 घंटे में अधिकतम 1200 यात्रियों की जांच इस मशीन से की जा सकती है। बताया जा रहा है देखिए कि इस फुल बॉडी स्कैनर से रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। यह स्कैनर विस्फोटकों के अलावा मेटल और दूसरी चीज़ों से बने खतरनाक सामानों का आसानी से पता लगा सकता है, जिनकी जानकारी पारंपरिक मेटल डिटेक्टर से नहीं हो पाती है। और फुल बॉडी स्कैनर किसी भी यात्री के इमेज या तस्वीर रिकॉर्ड नहीं होगी या उसमें स्टोर नहीं होगी। 2023 में हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर की टेस्टिंग की गई थी। दिल्ली में ट्रायल के बाद इसके इस्तेमाल के लिए SOP बना दिया जाएगा और भारत में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तो लोगों को सुरक्षा की जांच के लिए घंटों इंतजार से छुटकारा मिल जाएगा और फुल बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हवाई अड्डों पर पहले से ही होता रहा है। और देखिए, अब बात करेंगे रफ्तार की सौगात की। दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद रेलवे स्टेशन तक 404 किलोमीटर की यात्रा अब महज 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी की स्पीड ट्रायल रन किया गया और इस ट्रायल रन के दौरान ट्रेन में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे का ये ट्रायल सफल भी रहा। इस गति से ट्रेनों को चलाने से यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा करने में भी कम अब समय लगेगा। इस रूट पर VVIP ट्रेन जैसे दुरंतो, राजधानी, वंदे भारत और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और ये सुधार इन्हें और भी तेज और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। तमिलनाडु के मंडपम और पंबन रेलवे स्टेशन के बीच समुद्र के ऊपर बना पंबन ब्रिज एक बार फिर से चर्चा में है। 100 साल से ज्यादा समय तक सेवा देने वाले पुराने पंबन ब्रिज की जगह अब नया और आधुनिक पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करके दक्षिण भारत की एक ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा को पहले से कई अधिक आसान बना दिया है। बिल्कुल, देखिए, पंबन समुद्र पुल भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है, जिसकी लंबाई जो है 2.08 मतलब लगभग 2 किलोमीटर है। बिल्कुल, इसमें 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है। बिल्कुल, देखिए, इससे बड़े जहाज़ों के आसानी से गुजरने की सुविधा हो जाएगी और जबकि इस पर ट्रेन संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। बिल्कुल, इस पुल को बनाने में करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। पुल की संरचना को मजबूती देने के लिए 333 पाइल्स और 101 पियर्स पाइल कैप्स का उपयोग किया गया है। ये पुल 2 रेल ट्रैक के लिए डिजाइन किया गया है। पुल पर पैलिसोलोनिक्स पेंट का उपयोग किया गया है, जो इसे जंग से बचाता है और समुद्री माहौल में इसकी लंबी उम्र भी सुनिश्चित करता है।
अगली गुड न्यूज कश्मीर जाने के शौकीनों के लिए है। कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ने का सपना पूरा हो चुका है। अब से कुछ दिनों बाद यानी कि 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन रवाना होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन का सफर रोमांच से भरपूर रहने वाला है। ये ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी। इस रेल ब्रिज के बनने से जो सफर अभी 10 से 12 घंटे में पूरा होता था, वो अब महज 4 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो भारत की शान कहा जा रहा द ग्रेट चिनाब ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। इसे बनाने में 20 साल का लंबा वक्त लगा। ये ब्रिज 17 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। इस ब्रिज की खास बात देखिए ये है गुंजन कि ये पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। इसके बन जाने से न केवल कश्मीर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी देखें तो पुल जो है मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। यानी अब जम्मू से श्रीनगर जाने का सफर आसान होने वाला है। 19 अप्रैल से उधमपुर बारामूला लिंक की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि कश्मीर जाने वाली ये ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी। दुनिया में ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, सबसे ऊंचे एफिल टावर से भी ये ब्रिज करीब 35 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार के मुकाबले इसकी ऊंचाई 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, इसके निर्माण में देखिए करीब 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये पुल करीब 17 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। 530 मीटर जमीन के ऊपर, जबकि 785 मीटर चिनाब वैली पर ब्रिज को तैयार किया गया है। इस ब्रिज पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। यहाँ देखिए अब बात करेंगे मौसम की। गर्मी ने अब पूरी तरीके से दस्तक दे दी है गुंजन। खास तौर से देखें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज से पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। इसलिए खास सावधानी बरतनी होगी हमें। देश के और इलाकों में मौसम का क्या रुख है, इसके बारे में बताएंगे और ये भी आपको जानकारी देंगे कि कहाँ गर्मी तेज होने वाली है तो कहाँ इससे राहत रहेगी। रिपोर्ट देखिए। धूप में तीखापन आ गया है। सूरज की तपिश तेज हो गई है। अप्रैल का पहला हफ्ता गुजरा नहीं कि गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से तापमान में इजाफा है और पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा रहा है। गर्मी के इस तेवर को देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर आगाह कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 से 4 दिन के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज से 9 अप्रैल के बीच दिल्ली का तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहने का अनुमान है। यानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी और लू चलने के आसार बन सकते हैं। अभी दिल्ली में टेम्परेचर जो है वो 38-39 डिग्री के आसपास है, तो मतलब बहुत ज़्यादा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हीट वेव क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। इससे पहले दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री था, जो सामान्य से 1.7 डिग्री ज्यादा था। जबकि शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात समेत कई राज्यों में हीट वेव यानी लू चलने की आशंका है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जो हमारा गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र है, वहाँ पर टेम्परेचर्स में ऑलरेडी हीट वेव रिपोर्ट हो रहा है। सौराष्ट्र कच्छ में रिपोर्टिंग चल रही है और अगले 5 दिनों के दौरान 7 दिनों के दौरान भी हीट वेव कंडीशंस कंटिन्यू रहने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ में सीवियर हीट वेव भी हो सकती है। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो हमारा है, उसमें राजस्थान एक बहुत बड़ा भाग है, जो कि ज़्यादातर हीट वेव हम देखते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं। तो राजस्थान के लिए अगले 1 सप्ताह के दौरान हीट वेव कंडीशन रहेंगी और इसके साथ साथ जो उससे लगा हुआ पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, वहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन होने की संभावना है। दिल्ली में अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है वो अब नॉर्मल है, 3 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं। बता दें कि रविवार को राजस्थान में बाड़मेर सबसे गर्म इलाका रहा। बाड़मेर में रविवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को पारा 42.6 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम के जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में भी अप्रैल से जून के बीच तेज गर्मी पड़ने वाली है और तापमान सामान्य से ऊपर ही रह सकता है। खास तौर बुंदेलखंड इलाके में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में तो पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री के ही पार जा रहा है। हालांकि एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी इलाकों में मौसम का अलग ही रुख देखने को मिल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर बात करें तो 8 और 8 तारीख से जो है वो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके सापेक्ष में हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर और जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर 8-9-10 तारीख को जो है थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड के साथ में बारिश दिखी जा सकती है। एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश के पूर्वी भागों में भी आंधी पानी के आसार हैं, लिहाजा गर्मी से राहत रहेगी। उधर दक्षिण भारत में तो कई दिनों से झमाझम बारिश हो ही रही है, जिसका उत्तर और पश्चिमी भारत को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आईपीएल की। हैदराबाद और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। डीएसपी साहब की घातक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद के बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके। हैदराबाद में चमके सिराज, गेंद से खूब किया कमाल। डीएसपी साहब ने मचाया धमाल। टीम इंडिया के धुरंधर गेंदबाज मोहम्मद सिराज लंबे अरसे के बाद पूरी लय में दिखे। उन्होंने आईपीएल के 19वें मुकाबले में गुजरात की ओर से खेलते हुए हैदराबाद के सामने शानदार गेंदबाजी की। डीएसपी सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की टीम धराशायी हो गई। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 17 रन देकर हैदराबाद के 4 बल्लेबाजों को चलता किया। पूरे मैच में डीएसपी साहब की सटीक लाइन और लेंथ के आगे हैदराबाद के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। भले ही राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की टीम का होम ग्राउंड है, लेकिन सिराज का ये परमानेंट ठिकाना भी है, जहां सिराज बचपन से ही क्रिकेट खेलते आए हैं और पिच को बखूबी समझते हैं। आखिरकार इस मैच से डीएसपी साहब की खोई हुई लय भी वापस आ गई और उन्होंने हैदराबाद के 4 बल्लेबाजों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए आईपीएल में विकेटों की सेंचुरी भी लगा दी। मोहम्मद सिराज के नाम आईपीएल में 97 मुकाबले में अब तक 102 विकेट हो गए हैं। सिराज अब आईपीएल में 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले 26वें गेंदबाज बन गए हैं और इस सीजन में अब तक 9 विकेट के साथ सिराज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दुनिया भर में बिखरी बसंत की रौनक का दीदार करवाते हैं। जर्मनी से लेकर नेदरलैंड्स तक फिजाएं फूलों से महक रही हैं। जर्मनी में चेरी ब्लॉसम की खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वहीं नेदरलैंड्स में 1600 से ज्यादा किस्मों के फूलों का अनोखा संसार है। दुनिया भर में वसंत का रंग कुछ इस कदर चढ़ा है। शहर शहर फूलों से गुलजार नजर आ रहे हैं। गुलाबी फूलों से लहलहा रहा ये जर्मनी का शहर बॉन है। सड़कों पर लोगों की चहलकदमी के बीच फिजाओं में मौसम का ऐसा रंग चढ़ा है जिसकी खूबसूरती का बखान ये तस्वीरें कर रही हैं। बॉन स्ट्रीट पर चेरी ब्लॉसम का दीदार करना सैलानियों की पहली पसंद होती है। ये एक पूरी सड़क है जिसके दोनों तरफ चेरी के पेड़ लगे हुए हैं। खास बात यह है कि ये सड़क जर्मनी और दुनिया भर में सबसे ज्यादा चेरी ब्लॉसम के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबी संसार का हर सैलानी दीवाना नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस मंजर को हर कोई अपने कैमरे में कैद करता दिखाई दे रहा है। आपने जर्मनी का नजारा देखा, लेकिन वसंत का जादू नीदरलैंड्स में भी जमकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जरा एम्स्टर्डम की तस्वीरें देखिए। लाखों ट्यूलिप, डैफोडिल, हाइसिंथ और कई अन्य फूलों की प्रदर्शनी में लाखों सैलानी पहुंचे हैं। एम्स्टर्डम से सिर्फ 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये 250 हेक्टेयर का गार्डन है, जहां हर साल 1600 से ज्यादा किस्मों के 7 मिलियन फूल उगाए जाते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक भी इसके दीदार के लिए खींचे चले आते हैं। 20 मार्च से खुला ये गार्डन 11 मई तक सैलानियों का इसी तरह दिल खोलकर स्वागत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।